ये कोई ना कोई कलर शो, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मटेरियल के अंदर कोई डॉपिंग की जाती है, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है, वो मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट है, उनके विजिबल रीजन में वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन आपने उसके अंदर कोई मटेरियल ऐड कर दिया, फिर वो ट्रांसपेरेंसी से वो कलर की तरफ निकल आया, कोई ना कोई कलर मटेरियल। हम इसी चीज का डिस्कस करेंगे कि ये मटेरियल कलर कैसे इसमें शो होते हैं। जी, ये तो हमने इसकी बात की कि क्रिस्टलाइन इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इसमें एक एग्जांपल की मदद से हमने ग्राफ को डिस्कस किया कि ये क्रिस्टलाइन इंसुलेटर है। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, इनके सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, व्हाटएवर जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, वो भी उसमें भी उनका भी एक बिहेवियर है, उनमें भी अब्जॉर्प्शन है। अब आपको पता है कि नॉर्मली जो हमें सेमीकंडक्टर का कलर नजर जो आता है वो मेटालिक ब्लैक कलर होता है, नॉर्मली ब्लैक होता है या कोई और मेटालिक कलर होता है, जिसकी वजह से वो कलर उसका शो होता है। अब इसमें अगर इसकी एग्जांपल जो है कैडमियम सेलेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड जो है, ये मटेरियल ऐसा ये जो मटेरियल है ये सेमीकंडक्टर है। अब इसका बिहेवियर देखें कि इसका बिहेवियर 0.7 से पहले पहले ये तमाम का तमाम क्या शो कर रहा है कि ये अब्जॉर्बिंग है, उनके इसमें कोई ट्रांसमिशन नहीं है। इट मींस के अबाउट विजिबल रीजन में तो ये कुछ शो ही नहीं कर रहा, और जबकि इट मींस के विजिबल रीजन में ये तमाम के तमाम लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। जबकि इसके बाद पॉइंट जब 0.7 से आगे मूव करता है तो लाइट ट्रांसमिट होना शुरू होती है, जो इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। उसके बाद कुछ लाइट फिर ऑब्जॉर्ब होती है। इसमें यही लिखा है कि नो विजिबल लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ क्रिस्टल एंड इट हैज डार्क मेटालिक अपीयरेंस टू द आई। और ये किस लेवल पर है कि जब लैम्डा की वैल्यू 0.7 से बिलो है, यानी इस रीजन में ये 0.7 से बिलो, यानी कि इससे पीछे पीछे जो है ये शो करता है कि इसका नो ट्रांसमिट विजिबल लाइट इज ट्रांसमिटेड, कोई लाइट ट्रांसमिट हुई नहीं, 100% इसमें ऑब्जॉर्प्शन ही हुई है। द मैक्सिमम ट्रांसमिशन इज अराउंड सी। आप इसमें ये भी ऑब्जर्व देखिए कि जैसे अगर आप सैफर की बात करें इंसुलेटर की, इसमें ऑब्जॉर्प्शन जो थी और ट्रांसमिशन थी वो अबाउट 90% थी, जबकि इसमें ट्रांसमिशन आप देखें तो अबाउट 60% है, 60% के करीब इसकी ट्रांसमिशन है। और which is again mainly limited by the surface reflectivity, because मटेरियल की सरफेस की वजह से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट हुई, कुछ अब्सॉर्ब हुई, इस वजह से ये तमाम चीजें डेवलप होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज एज। अब इसमें बहुत अहम पॉइंट ये है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में बैंड गैप की वेवलेंथ, the refractive index increases as the band gap wavelength gets larger। मतलब कि जैसे जैसे बैंड गैप वेवलेंथ, मतलब इट मींस शॉर्ट के बैंड गैप इंक्रीज करने से, इट मींस के सेमीकंडक्टर के बैंड गैप को कम ज्यादा करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा होगा। और हम अगर ज्यादा की बात करें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का बैंड गैप जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का सेमीकंडक्टर का मटेरियल का बैंड गैप जो है वो सॉरी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बैंड गैप बढ़ने से कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो भी, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फ्री कैरियर्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेंपरेचर। अब आपको पता है कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो जर्मेनियम है या सिलिकॉन है, उसमें कैरियर्स टू टाइप्स के होते हैं। अगर सिंपल कंडक्टर की बात करें तो उसमें कैरियर्स जो होते हैं वो वन टाइप होते हैं, कि वो हम कहते हैं कि इसमें से जस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें कैरियर्स टू टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं। और ये सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जो रूम टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ कैरियर्स उसमें फ्री होते हैं। फ्री कैरियर्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर थ्रू द थर्मल एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन across the band are due to the presence of the impurity. This cause infrared absorption, क्योंकि इसकी वजह से इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन होगी जो इसमें डेवलप हुई। ये कैडमियम सेलेनाइड है। ये कैडमियम जो है ये मटेरियल जो आपने हाईलाइट किया है, ये कैडमियम सेलेनाइड मटेरियल। क्वेश्चन आंसर हम इसको बाद में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिस एक दफा मैं इसको रिव्यू करा दूं, फिर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा।
अच्छा, इसमें ये एक तो इसमें सेमीकंडक्टर की बात होगी, दो ग्राफ का कंपैरिजन में हो गया कि इंसुलेटर में क्या होता है और सेमीकंडक्टर में बिहेवियर कैसा होता है। अब अगर हम ग्लासेस की बात करें, ग्लासेस में फ्यूज्ड सिलिका, प्योर फ्यूज्ड सिलिका जो है इसका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट सा होता है। क्या देखिए, सिलिका इज एन इंसुलेटर, मतलब कि एक प्योर फ्यूज्ड सिलिका जो है ये एक इंसुलेटर है, और ग्लास जो है ये क्योंकि ग्लास आर मेड बाय फ्यूजिंग सैंड विद द अदर केमिकल्स। अब फ्यूज सिलिका क्या होता है कि एक्चुअली ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, इसे फ्यूज सिलिका भी कहते हैं। अब कह रहे कि अगर फ्यूज सिलिका तो प्योर एक इंसुलेटर है, लेकिन कह रहे कि इसके अंदर केमिकल को ऐड करके, इसमें कोई ना कोई मटेरियल ऐड करके हम इसका कोई कोई और ग्लास, कलर्ड ग्लास जिसे कहते हैं, जैसे व्हाइट ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ग्लास जैसा होता है ना, शीशा ट्रांसपेरेंट है, आर पार इसमें से देख सकते हैं, इसकी कोई भी कलर नहीं होता आप कह सकते हैं। लेकिन जब इसके अंदर कोई आप केमिकल ऐड करते हैं, कोई मटेरियल ऐड करते हैं, इनके इट मींस के कोई डॉपिंग करते हैं इसके अंदर, कोई आप केमिकल इसमें ऐड करते हैं, तो फिर कोई ना कोई कलर शो करता है। ट्रांसपेरेंट इन द विजिबल रीजन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ द सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, बट अब्सॉर्ब इन दी अल्ट्रावायलेट ड्यू टू दी वाइब्रेशनल अब्सॉर्प्शन। वही बात आती है कि अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर ये फ्यूज सिलिका अब्सॉर्प्शन करता है, मतलब लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, जबकि विजिबल रीजन के अंदर ये लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से हमें ये ट्रांसपेरेंट नजर आता है। और ये अब्सॉर्प्शन पहले भी बता देते कि ये फोनोन अब्सॉर्प्शन होती है, मतलब लेटेस्ट वाइब्रेशन होती है, जब ये दोनों मैच कर जाती हैं तो फिर ये अब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। मतलब ट्रांसपेरेंसी रेंज जो होती है इस मटेरियल की, ये अराउंड 200 नैनोमीटर, जिसको हम 0.2 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, इन दी अल्ट्रावायलेट टू बियॉन्ड 2000 नैनोमीटर इन दी इंफ्रारेड, मीन के ये ट्रांसपेरेंसी जो है 200 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट में और 2000 नैनोमीटर इन दी इंफ्रारेड मटेरियल में होती है। अब इसकी यूज आप कह सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स इंडस्ट्री में होता है, कट ग्लासेस प्रोडक्ट होती है, इसमें भी यूज होता है। आप डिफरेंट कलर्ड ग्लास देखते हैं, आप देखना है कि आप आजकल मस्जिदों में या अच्छे अच्छे बड़े बड़े मॉल्स में कलर्ड शीशे आते हैं, आप डेकोरेशन पीस होते हैं उसमें कलर्ड डेकोरेशन पीस होते हैं, तो उसमें यही फ्यूज्ड सिलिका के अंदर एडिटिंग की जाती है, कोई ना कोई केमिकल ऐड करके, कोई मटेरियल ऐड करके। हम इसे आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे मटेरियल को ऐड फ्यूज सिलिका के अंदर मटेरियल के अंदर टॉपिंग करके डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट टाइप के ग्लासेस को डेवलप किया जा सकता है। अब इसमें जैसे मेटल्स की, अब ये तो एक सिंपल, आप मेटल्स की जब बात करते हैं तो ये मेटल ऑप्टिकल फीचर्स ऑफ मेटल इज दैट दे आर शाइनी ड्यू टू हाई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। देखिए ये मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज हैं कि ये रिफ्लेक्शन, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, देखिए ये इनमें अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बहुत कम होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा होता है। मेटल्स लाइक सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, हैव यूज्ड फॉर मेकिंग मिरर्स फॉर कंसेंट्रेशन। आपको पता है कि जो घरों में उमन शीशा भी होता है वो यूज किया जाता है, उसके बैक में भी सिल्वर वगैरह पेस्ट किया जाता है कि उसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हमें अपना फेस वगैरह देखने में आसानी होती है। रिफ्लेक्शन 100% इन इंफ्रारेड रीजन, मींस इंफ्रारेड रीजन में इसकी रिफ्लेक्शन 100% होती है, स्टे अबाउट 80% थ्रू आउट। आप अगर ग्राफ की मदद देखें, ये आपकी ये वेवलेंथ है, ये रिफ्लेक्टिविटी शो करता है, 0 से 1 तक रिफ्लेक्टिविटी है, और 10 माइक्रो से 1 यानी कि माइक्रोन तक ये इसकी वेवलेंथ है। अब आप देखिए कि ये अबाउट अबाउट 10 टू आप कह सकते हैं कि 1 तक तो ये 100%, अबाउट 100% इंफ्रारेड रीजन में अबाउट 100% इसकी अब्जॉर्प्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन है। उसके बाद जब उसके बाद आप विजिबल रीजन में देखें तो इसकी रिफ्लेक्शन इधर भी है, लेकिन अबाउट 80%, देखिए रिफ्लेक्शन जो है अबाउट 80% हो जाती है। और उसके बाद जब अल्ट्रावायलेट रीजन आता है तो इसमें फिर शॉर्टली ड्रॉप होता है, वो अब्जॉर्प्शन की तरफ चला जाता है। इट मींस के लॉन्गर वेवलेंथ के लिए ये रिफ्लेक्शन शो करता है और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ये अब्जॉर्प्शन शो करता है। ये इसमें मेन फिनोमेना बनता है कि सिल्वर जो है कि लॉन्गर वेवलेंथ के लिए ये अब्जॉर्प्शन और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ये सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ की रिफ्लेक्शन और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अब्जॉर्प्शन है। तो इसमें ये बात इसमें डिस्कस करने की कोशिश की गई है। इन यूवी ड्रॉप
According to normal behavior of the all metals, the low plasma frequency show that strong reflection हो. Plasma frequency ये भी थोड़ा सा उनके एक ऐसा जो लाइट फॉल के उसमें कोई प्रॉपर वेवलेंथ भी होती है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है. उनके यहाँ इससे पहले ये जो रीजन है, इससे पहले जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है. इससे पहले प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी से पहले जो हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, क्योंकि ये जब तक प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का रीजन नहीं आता उस वक्त तक रिफ्लेक्शन अबाउट 100% होती है. लेकिन जैसे ही प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जब उसका रीजन स्टार्ट होता है जो यूवी अल्ट्रावायलेट में होता है, उस वक्त उसकी जो अब्जॉर्प्शन जो है, उस वक्त अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है. क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी में इंटर हो जाती है तो उस वक्त अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है. जब उससे पहले होती है तो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि वो रिफ्लेक्शन को शो करता है. अब इसमें देखें, कलर्स इन मेटल्स आर caused by the interband electronic transition that occurs in addition to the free carriers effect that cause the reflection. यानी कि कलर्स जो मेटल में शो होते हैं, ये इंटरबैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंड होते हैं, बैंड लेवल होते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, डिफरेंट बैंड्स होते हैं. यानी कि इनकी इन बैंड्स लेवल के डिफरेंस की वजह से, इनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से हमें इसका कोई ना कोई कलर नजर आता है. जैसे सिल्वर का हमें ट्रांसमिशन की वजह से व्हाइट नजर आता है, बिल्कुल सिल्वर सा कलर नजर आता है. इस पर डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट मटेरियल के, मेटल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसकी सरफेस मॉर्फोलॉजी होती है जिसकी वजह से ये कलर्स नजर आते हैं. ये आगे मॉलिक्यूलर मटेरियल्स. मॉलिक्यूलर मटेरियल्स क्या होते हैं? इसमें अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मटेरियल बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक तो वो मॉलिक्यूल होता है जो इनऑर्गेनिक होते हैं, एक ऑर्गेनिक. सिंपल सा डिफरेंस है, कोई नई बात नहीं है. ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन इन्वॉल्व हो. बस ये याद रख लें कि ऐसा मटेरियल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होगी तो वो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक. जैसे इनऑर्गेनिक के में सोडियम क्लोराइड है, गैलियम आर्सेनाइड है, और ऑर्गेनिक में मेथेन है, और भी एसिटिलीन है, व्हाटएवर जो भी है, बहुत सारे जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होगी तो उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल का नाम देंगे. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म क्रिस्टल इन द कंडेंस फेज. जब वो कंडेंस फेज में जब उसको कंप्रेस किया जाता है, जब उसको स्क्वीज किया जाता है, तो उस वक्त वो क्रिस्टल फॉर्म की शेप कुछ ना कुछ बन जाती है उनकी. लेकिन अमूमन होते ये अमॉर्फस हैं, बट मेनी अदर्स आर अमॉर्फस. क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं अमॉर्फस हैं. लेकिन जब आप इसको कंडेंस फेज की तरफ लेके जाते हैं, जिसे कंप्रेस्ड गैस की तरफ लेके जाते हैं, आपने उसको कंप्रेस या उसको सॉलिडिटी की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर ये कुछ बिहेवियर क्रिस्टलिनिटी की तरफ चले जाता है. जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं ग्राफीन की. ग्राफीन एक वो मटेरियल जो है, ये क्रिस्टलाइन मटेरियल कहलाता है, पूरी स्ट्रक्चर है. अब इसमें अगर आप इसका ग्राफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा तो ये कुछ अमॉर्फस की तरफ है, कुछ क्रिस्टलिनिटी की तरफ है. इस तरह तो बहुत सारे मटेरियल हैं जो कुछ अमॉर्फस हैं, कुछ क्रिस्टलिनिटी की तरफ चलते हैं. लेकिन नॉर्मली ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं वो ज्यादातर अमॉर्फस ही होते हैं और क्रिस्टलिनिटी उसमें बहुत कम होती है. सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिव. अब इसमें जो ये क्रीप की बात है तो वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती है, इंटरेक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर देमसेल्व्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी जनरली क्लासिफाइड. मजीद कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक सैचुरेटेड होते हैं और एक कंजुगेट होते हैं. दिस क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग. इसमें बॉन्डिंग टाइप कौन सी है उसकी बुनियाद पर इसको डिफाइन किया जाता है कि ये सैचुरेटेड है, ये कंजुगेट है. दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स. In saturated compounds, the valence electrons are incorporated into strong localized bonds between neighboring atoms. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इसमें ये बात की जा रही है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कह रहा है कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्ट्रॉन्ग लोकलाइज्ड बिटवीन नेबरिंग. आई मीन कि नेबरिंग एटम्स से वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं. दिस मींस दैट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड इन देयर बाउंड्स एंड कैन ओनली रिस्पोंड एट हाई फ्रीक्वेंसी इन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल रेंज. यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी लाइट या
आएगी तो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, वरना ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर देयरफॉर यूजुअली Saturated compounds are therefore usually colorless and do not absorb in the visible region. विजिबल रीजन में ये कलरलेस है। सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं ये विजिबल रीजन में लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करते, जिसकी वजह से हमें इसका कोई कलर नजर नहीं आता। सैचुरेटेड कंपाउंड्स अब्सॉर्ब इन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम रीजन ड्यू टू वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये कह रहे हैं कि ये इंफ्रारेड में और अल्ट्रावायलेट रीजन में ये लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। क्यों अब्सॉर्ब करते हैं? सेम रीजन है कि फोटोन रेजोनेंस होती है, जो लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से वो जब मैच होती है तो वो अब्सॉर्प्शन जनरेट होती है। आर ट्रांसपेरेंट एट विजिबल फ्रीक्वेंसी। प्लास्टिक हो गया सच एज पॉलीमेथाइल मेथाक्राइलेट, ये कॉमनली यूज जो है ये मटेरियल है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। Conjugate molecules contain the electron from the p-like atomic states of the carbon atom from large conjugate molecules delocalized orbital called the pi orbital, which spread out across the whole molecule. The standard example of the conjugate molecule is benzene. ये benzene रिंग जो होता है आपने शायद नेट से देखा होगा या आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये C6H6 कार्बन के 6 एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, और हाइड्रोजन के 6 आप मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं in which the pi electrons form a ring are like orbital above and below the plane of the carbon and hydrogen. Their further example include the other aromatic hydrocarbons, di molecules, and conjugate polymers. Pi electrons are less tightly bound than the electron in the saturated molecules. इनके इस जैसे हमने ऊपर बात की कि saturated compound के अंदर जो molecules होते हैं वो tightly bound होते हैं। tightly bound होने की वजह से क्या होगा कि वो visible region में वो colorless होते हैं और ultraviolet और infrared region में ये आपको light absorb करेंगे। जबकि ये इस conjugate molecule जो होते हैं ये less tightly bound होते हैं than the electron in the saturated interact with the light at low frequency। करके ये low frequency, वो तो high frequency पर interact करते हैं, ये low frequency पर भी light के साथ interact करके generate करते हैं। सर ये p like atomic state क्या होती है? अगर जी इसमें p like atomic state अगर इसका क्वांटम स्ट्रक्चर देखें ना, अगर आप देखें दो मॉडल थे, एक बोहर मॉडल था, एक क्वांटम मॉडल था। क्वांटम ने इसको डिफाइन किया था कि जो जैसे एक एटम होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के डिफरेंट सब शेल्स होते हैं। इसी तरह क्वांटम ने भी बयान किया था कि क्वांटम थ्योरी, अगर आप इसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे बाद में, कि ये फर्स्ट के न्यूक्लियस इसके अंदर लीफ टाइप ऐसा स्ट्रक्चर होता है। उसने ऑर्बिटल शेप नहीं दिया था बल्कि इसका डम्बल शेप स्ट्रक्चर दिया था, तो इसको फिर पी लाइक स्ट्रक्चर कह दिया था, इसको एस लाइक इस तरह नाम दिया था, पेटल्स लाइक, पेटल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसने ये क्वांटम स्ट्रक्चर को पी लाइक एटॉमिक स्टेट्स कहा गया, पी लाइक, जैसे उसमें बोहर में कहा गया था। लेकिन इसमें क्वांटम मॉडल में अगर थोड़ा सा क्वांटम मॉडल का बाद में रिव्यू करें, उसमें आपको समझ आएगी कि पी एटॉमिक स्टेट्स ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं ये कौन से होते हैं। लेकिन ये याद रखेंगे कि ये क्वांटम मॉडल जो है ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये फर्जी है तो फर्जी है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे ऑब्जर्व करने की कि इसका क्वांटम मॉडल कैसे ऑब्जर्व होता है, उसको आप थोड़ा सा रिव्यू करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये पी एटॉमिक स्टेट्स क्या कौन सी होती है। तो तो इसमें बात इसमें कर रहे थे कि ये लो फ्रीक्वेंसी पर भी इंटरेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात की तो ये हाई फ्रीक्वेंसी पर इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए ये वो लाइट फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन, लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। विजिबल रीजन में आपको कलरलेस मटेरियल, सैचुरेटेड कंपाउंड कलरलेस नजर आते हैं। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स लाइट लो फ्रीक्वेंसी पर भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका कोई ना कोई हमें कलर नजर आता है और वो आपको रिस्पॉन्ड की तरफ चले जाते हैं। In benzene, the absorption edge is the ultraviolet spectral region 260 nanometer, but with other molecules, transition energy is shifted down to visible frequency. The molecules with visible absorption also tend to emit strongly at visible frequencies. This makes them high technology interest of application, as light emitting diode में इसको use किया जाता है, solid state counterparts of the organic dyes, and they have used liquid laser for several
देखिए इसमें लिक्विड लेजर में भी इसको हम यूज किया जा सकते हैं, करते हैं। अच्छा, ये इसमें एक ग्राफ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। पॉलीफ्लोरीन का ये ग्राफ है, फेट का नाम देते हैं। कहते हैं फिल्म, अब इसमें बनाया क्या जाता है, जैसे इसकी एक फिल्म बनाई, फिल्म बनाने के बाद इसके ग्लास को पेस्ट किया गया, ग्लास स्लाइड, जैसे आप अगर लैब में आपने एक्सपेरिमेंट भी आगे करना है, ये फिल्म आप बना सकते हैं खुद भी। फिल्म बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आपकी लैब में कि फ्यूचर में भी आपको पता है कि अभी एक पिगमेंट आया हुआ है जिसमें स्पटरिंग के जरिए उसके ऊपर फिल्म बनाई जाती है, स्पिन कोटिंग के जरिए, सॉरी स्पिन कोटर आपकी लैब में पड़ा हुआ है, अगर कोई रिसर्च में इसको यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है कि स्पिन कोटर के जरिए किसी चीज के ऊपर मटेरियल, उसके ऊपर फिल्म कैसे बना सकते हैं। और फिल्म ये कंट्रोल साइज होती है, कुछ माइक्रोन की, नैनो में भी, माइक्रो में भी, मिली में भी, जितनी आप चाहे थिक फिल्म बना सकते हैं। ये एक पॉलीमर है, पॉलीफ्लोरीन एक पॉलीमर की फिल्म उसने किसके ऊपर बनाई, ग्लास स्लाइड के ऊपर फिल्म बनाई, फिर उसकी उसने अब्जॉर्प्शन चेक की और उसकी ट्रांसमिशन चेक की। अब आप देखें कि अगर ये इसकी वेवलेंथ है 300, 400, 500, 600, 700, अब इसमें आप देखें कि 300 से लेकर अबाउट 400 तक इसकी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। ये शो कर रहा है कि ये मटेरियल इस वेवलेंथ रीजन में ऑब्जॉर्ब हुआ, और ये 400 पर ये लाइट फिर आगे कलर शो करता है। अब्जॉर्प्शन के बाद वो कलर उसने ब्लू बैंड शो किया। आगे जब 500 से आगे गया तो फिर इसका ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, इसका अब्जॉर्प्शन इसमें जीरो है। तो इस ये मटेरियल का बिहेवियर है कि विजिबल रीजन में ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, बहुत कटी जान रही है, कोई ना कोई बहुत कटी जान नजर आ जाएगा। तो ये इसका बिहेवियर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये है सभी एक्सपेरिमेंटल। ऐसा फोन है, ऐसा करना एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे तो ये हां करना, वो ब्रांड पे कैसा तो मैं तो पैसे दे ना जरा चीज को डेवलप करके उसको किया जाता है। अच्छा, ये अब इसमें डॉप्ड ग्लासेस एंड इंसुलेटर, इसमें बड़ा ये भी है, जैसे हमने लास्ट में अभी फ्यूज्ड सिलिका की बात की थी। फ्यूज्ड सिलिका कौन सा होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, इसे कहते हैं फ्यूज्ड सिलिका। ये है ये इंसुलेटर है एक्चुअली, और ये विजिबल रीजन में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसका बिहेवियर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे क्रिस्टलाइन इंसुलेटर होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट है विजिबल रीजन में, ये भी विजिबल रीजन में आपको, जैसे सल्फर में एग्जांपल दिया गया, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। अब इसमें कहते हैं कि फ्यूज सिलिका कैन टेक ऑन न्यू प्रॉपर्टीज बाय कंट्रोल डॉपिंग विद ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि कोई भी एक सब्सटेंस लिया जाए ऑप्टिकल एक्टिव हो सब्सटेंस, यानी कि वो लाइट को रिस्पोंड करता हो। अब फ्यूज सिलिका के अंदर जब उस मटेरियल को ऐड किया जाएगा फ्यूज सिलिका के अंदर, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। द कलर ऑफ डॉप्ड ग्लास कैन बी कंट्रोल्ड इन टू डिफरेंट वेज। अब इसके कलर को दो तरह से, जो ग्लास को आप डॉप कर रहे हैं, एक आपके पास फ्यूज सिलिका एक बेस है, फ्यूज सिलिका क्या है, आपकी बेस है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें ऐड करके, कौन सी चीजें, ऐसे मटेरियल जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जो रिस्पॉन्ड भी करते हो लाइट को ना, उसको इसके अंदर जब ऐड करेंगे तो ये डिफरेंट कलर देगा। जैसे इसमें दो मेथड उसने शो इधर रिप्रेजेंट की है। The most obvious way is the by variation of the composition of the dopant। मैंने क्या, आपने एक ऐसा मटेरियल, जैसे इसमें वो ले रहा है जिंक को ऐड कर रहा है, कैडमियम को, सॉरी कैडमियम को ऐड कर रहा है जिंक के अंदर, क्या है कि जिंक को निकालता जा रहा है, कैडमियम को इसके अंदर ऐड कर रहा है। अब कह रहे हैं कि अब इसको ऑप्टिमाइज करें, कि एक चीज को कम करते जाए, दूसरी चीज को ऐड करते जाए, ठीक है, ऐड करते जाए, और आप देखिए कि कौन सा रेशियो इज द बेस्ट, व्हिच वन इज द बेस्ट, जो सी रेशियो बेस्ट होगी वही आपकी वो मटेरियल आपका वो डिफाइन हो जाएगा। इसमें लिखा है कि द ग्लास माइट बी डॉप्ड विद द अलॉय सेमीकंडक्टर कैडमियम जिंक सेलेनाइड ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन यानी कि जब इसको आप बनाते हैं, जब इसका आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के दौरान आपने फ्यूज सिलिका को लिया, मेल्ट किया, उसके अंदर ये वाला मटेरियल आपने आस्ता इसमें डाल दिया, डालने के बाद उसको फिर आपने मेल्ट ठंडा करने की तरफ चले गए, पिंचिंग की तरफ चले गए। विद द वैल्यू ऑफ x डिटरमाइंड बाय द जिंक सेलेनाइड एंड द कैडमियम रेशियो इन द ओरिजिनल मेल्ट, द बैंड गैप ऑफ द अलॉय कैन बी ट्यून्ड। ट्यून का मतलब होता है कि हम अलॉय क्या होता है कि डिफरेंट मेटल्स को मिलाना, ठीक है, कि जब हम इसके बैंड को ट्यून कर सकते हैं, ट्यून मतलब होता है हम कम ज्यादा कर सकते हैं,
respective region by varying x, and this determine the short wavelength transmission cutoff for the glasses. मिलके ये determine the short wavelength transmission cutoff for the glasses. मिलके short wavelength पर भी transmission cutoff की तरफ चली जाएगी. It means it shows some color. It shows some color. और सेकंड मेथड है साइज ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइट्स. मिलके आप जो मटेरियल उसमें ऐड कर रहे हैं उसका साइज को कंट्रोल करें, पार्टिकल साइज को. देखो अब आजकल जो रिसर्च हो रही है वो नैनो टेक्नोलॉजी पर हो रही है. लेकिन नैनो साइज पार्टिकल जनरेट किए जा रहे हैं. लेकिन पार्टिकल के साइज को कंट्रोल करके हम मटेरियल डेवलप कर रहे हैं. साइज ऑफ द सेमीकंडक्टर क्रिस्टलाइट्स विद इन द ग्लास कैन बी वेरी स्मॉल. दिस कैन आल्सो हैव इफेक्ट ऑन द कलर प्रोड्यूस. देखिए साइज को कंट्रोल करके आप ग्लास के कलर को कंट्रोल कर सकते हैं. नॉर्मली द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल आर independent of the size of the crystal, but this is to be the case if the dimension are comparable to the electron wavelength. कहते हैं कि उस केस में है कहते हैं कि डायमेंशन मतलब जो पार्टिकल की डायमेंशन है वो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ के कंपेरेबल हो. The quantum size effect increase the energy of the electrons. क्वांटम साइज इफेक्ट जो होता है इट मींस कि पार्टिकल कंट्रोल करने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड हेंस शिफ्ट ऑफ द इफेक्टिव बैंड, जिसकी वजह से क्या होता है उसका बैंड गैप जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है. जब बैंड गैप चेंज होता है तो अभी अपने ऊपर फर्स्ट केस में बताया कि बैंड गैप ट्यून करने से आप मटेरियल के कलर्स को उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं. तो इसलिए वो हम इसको ट्यून करके हम इसकी डिफरेंट तरीके से एडिटिंग करके मटेरियल कर सकते हैं. जैसे आप इसके ग्राफ की मदद से अगर आप ग्राफ को देखें ये वेवलेंथ है 200, 400, 600, 800, 1000. इधर ट्रांसमिशन लाइट जो ट्रांसमिट होगी ये प्योर हमने ऊपर पढ़ा था ना सल्फर, ये वाला मटेरियल Al2O3 एल्युमिनियम, ये इंसुलेटर था, क्रिस्टलाइन इंसुलेटर था. ये तक क्या था कि विजिबल रीजन में ये 100% अबाउट 90% ट्रांसमिशन, इसकी ट्रांसमिशन 90% थी. लेकिन जब इसके अंदर डॉपिंग की, इसके अंदर कोई मटेरियल डाला, जब रबी में कोई भी एक मटेरियल कोई जिंक सल्फाइड सेलेनाइड डाल दिया, कैडमियम सेलेनाइड कोई भी एक मटेरियल डाला, तो अब आप इसका बिहेवियर देखें कि पहले ये बिहेवियर इस टाइप में था, फिर आप देखें इधर अब्जॉर्प्शन हुई, इधर अब्जॉर्प्शन हुई, इधर ट्रांसमिशन हुई. कहीं अब्जॉर्प्शन हो रही है, कहीं ट्रांसमिशन हो रही है. जहां अब्जॉर्प्शन होगी वहां कोई ना कोई बैंड नजर आया, जैसे इधर ब्लू बैंड आ गया, इधर येलो ग्रीन बैंड आ गया. इस तरह इस एक प्योर जैसे एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड था, इस प्योर एल्युमिनियम के अंदर ऐड करके कोई मटेरियल ऐड करके कोई प्रॉपर्टीज ऐसा मटेरियल ऐड करके जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऐड करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज को टोटली चेंज किया जा सकता है. इसके बिहेवियर को चेंज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस ये बना सकते हैं. जैसे आजकल वो पत्थर मिलते हैं ना, गुठियों में भी लगाए जाते हैं, आजकल वो जेवरात में भी यूज किए जाते हैं. तो ये पत्थर जो बनते हैं आजकल डेवलप भी किए जाते हैं. एक तो कुदरती स्टोन्स चट्टानों से निकलते हैं, समुद्रों से निकलते हैं, एक तो वो हो गई, एक खुद भी इसको डेवलप किया जाता है. इनके ये स्टोन खुद भी बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल, जिसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं. तो आर्टिफिशियल जो स्टोन्स खुद भी बनाए जाते हैं, इस तरह ही इसकी डॉपिंग करके डिफरेंट टाइप में डिफरेंट मटेरियल को ऐड करके खूबसूरत स्टोन्स को डेवलप किया जाता है. तो आज का लेक्चर सर डोपिंग करने के बाद रूबी तो नहीं रहेगा ना, फिर वो तो कोई और चीज बन जाएगी. किसका जी? मैं कह रही हूँ सर, अभी आपने कहा कि रूबी में हम डोपिंग कर लें, नहीं तो वो तो कोई और. हम ये एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड जो मटेरियल था इसके अंदर डोपिंग करके डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, हम एग्जैक्ट वैसे नहीं बनता, लेकिन इसकी डोपिंग करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहते हैं मटेरियल्स को डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं मटेरियल को हम जनरेट. तो इसे रूबी जो है इसका नहीं है कि इसमें ये मटेरियल जो बनता है इसका मुझे आइडिया नहीं है कि इसको कैसे डेवलप करते हैं. लेकिन इसमें यही है कि जैसे एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के अंदर कैडमियम ऐड किया इसमें से रेशो के साथ, तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ट्यून किया गया, बैंड गैप को ट्यून करके इसके डिफरेंट इनके पहले बिल्कुल ट्रांसमिशन थी. ट्रांसमिशन जब इसके अंदर कोई मटेरियल ऐड किया तब वो ट्रांसमिशन चल गई अब्जॉर्प्शन की तरफ चलेगी. जैसे इसमें ब्लू बैंड शो कर रहा है,
आप इसमें ऑब्जर्व करें कि ये ब्लू बैंड शो कर रहा है, इसमें येलो ग्रीन बैंड शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि इसमें अब्जॉर्प्शन हुई, और ये अब्जॉर्प्शन किस वजह से हुई कि जो आपने इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड की, और इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या हुआ, तो वो बैंड गैप चेंज हुआ, मटीरियल का बैंड गैप चेंज होने से ये एक है कि हमें कैसे ग्राफ से पता चले कि चलता है कि अब्जॉर्प्शन है और ये ट्रांसमिशन। देखिए बहुत इजी है, अगर आप इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करें कि अगर इसके आप देखें इसका स्केल को, अगर तो मैं डिलीट करके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें ये ऑलरेडी डोप्ड है, मतलब ये रूबी सफायर ये जो चीजें हैं वीएम ये ऑलरेडी डोप्ड है, फिर हम इनका बैंड गैप देख रहे हैं। जी ये ऑलरेडी डॉप्ड होती है ना, लेकिन हम इधर जो बात की ना, उसने कंपेयर किया सैफायर के अंदर, ये एल्युमिनियम Al2O3, ठीक है, ये प्योर जो इंसुलेटर था क्रिस्टलाइन, इसकी बात की, फिर इसके अंदर जब डॉप किया तो फिर ये इसका बिहेवियर ये निकला। इसमें ये ट्रांसमिशन है और ये आपकी वेवलेंथ है। ये शो कर रहा है कि अगर ये अबव जाता तो मटेरियल में ट्रांसमिशन हो रही है। अगर ये देखें इधर अबव जाते जाते ये डिप हुआ, इसका मतलब इस पॉइंट पर अब्जॉर्प्शन हुई है, ट्रांसमिशन नहीं हुई, अब्जॉर्प्शन हुई। उसके बाद फिर आगे कुछ ट्रांसमिशन हुई, फिर अब्जॉर्प्शन हुई, फिर उसके बाद आगे ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है। तो इसके एक्सिस से पता चलता है कि ट्रांसमिशन कब होगी, अब्जॉर्प्शन कब होगी। उसका बिहेवियर ग्राफ को ऑब्जर्व करने से देख सकते हैं आप। पीछे भी अगर आप देखें इधर आपका शो कर रहा है कि ये इधर अब्जॉर्प्शन एक्सिस है और ये आपका वेवलेंथ है। तो इसमें शो कर रहा है कि ये आपका अब्जॉर्प्शन है, ये एक्सिस अब्जॉर्प्शन है, अबाउट 100% इसकी अब्जॉर्प्शन है, अप टू 4, उनकी जब वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर तक थी तो ये अब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद उसने अबव दिस वेवलेंथ जब बढ़ी लाइट की तो फिर ये ट्रांसपेरेंस अब अब्जॉर्ब लाइट नहीं कर रहा। अब ये अगर अब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो रिफ्लेक्शन कर देगा या वो ट्रांसमिशन करेगा, क्योंकि उस मटेरियल में से लाइट या तो ट्रांसमिट हो जाएगी या वो रिफ्लेक्ट कर देगा। वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल के बिहेवियर पर। जी बिल्कुल सही है कि ये डोपिंग के बाद ही ये रूबी जो है ये डेवलप होता है। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह आप और क्वेश्चन कोई करना चाहता है करें। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको वीडियो बना के शेयर करूं तो आप थोड़ा सा इसको मजीद अच्छे अंदाज से समझ जाएं, तो फिर मजीद इसको इसमें डिबेट करें, बहस करें। तो क्योंकि आप भी जिस लेवल में एक स्टेप ही मास्टर एमफिल कर रहे हैं, उसके बाद आप भी पीएचडी करेंगे जो करना चाहेगा, तो इसमें आप खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका? जी मैं आज इतना ही इसका पॉइंट शेयर करना चाह रहा था कि ये हमारा ये जो मार्क फोक्स का ये टॉपिक थे 3-4, अगर स्टार्ट में ऑप्टिकल मटेरियल में ये 3 पॉइंट्स थे जो लास्ट टाइम ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, क्रिस्टलाइन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, ये वाला हमने क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन इसको मैंने रिवाइज करने की कोशिश की है। ये ग्लासेस, मेटल्स, मॉलिक्यूलर मटेरियल्स, डॉपिंग ग्लासेस एंड इंसुलेटर, ये 3-4 पॉइंट जो हैं हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं। मजीद अब बेटा आप इस चीज़ को रिव्यू कर लें, समझ लें, माशाल्लाह आपका लेवल बहुत अच्छा है। ये भी एचओडी साहब की हमें कॉल आई थी कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का सेमेस्टर बचे, टाइम बचे, तो इसमें आपके लिए भी आसानी है। जैसा आपको पता है कि ऑनलाइन जैसा पढ़ाया जाएगा होती तो मुश्किल ही है, खुद प्रेजेंट होकर पढ़ना और इसका ऑनलाइन पढ़ना बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन रह जाती है, समझने और समझाने में भी शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो इस लिहाज से लेकिन आप कंफ्यूज होना, एग्जाम भी उसी लिहाज से फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि एग्जाम कैसे लेना है। वो भी सॉफ्ट होगा, इतना कोई नहीं होगा कि आपका जैसे होता है। सर ये फर्स्ट स्लाइड से 2 क्वेश्चन पूछने थे। जी ये जो आपने ओपन की हुई है सर, ये जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का हम कहते हैं कि सम जो है वो 1 होगा, वो हर उसके लिए होगा, हर एलिमेंट के लिए? इसमें 3 चीजें होती है। कौन सा स्लाइड कह रहे हैं आप? ये
आप जनरल सवाल फर्स्टली आप कह रहे हैं कि इस रिफ्लेक्शन ये प्लस वाला है ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 1। जी। एक्चुअली बेटा इसमें हकीकत ये होती है कि ट्रांसमिट इसमें एक और भी टर्म होती है, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और ऑब्जॉर्प्शन भी होती है। अगर ऑब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ऑब्जॉर्प्शन भी होती है। एक मटेरियल के साथ जो लाइट हिट होती है तो उसमें 3 तरह के फिनोमेना हो सकते हैं। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, या लाइट को ट्रांसमिट करेगा, या उनको ऑब्जॉर्ब करेगा। इन सब का सम होता 1 ही है। अंडरस्टूड बात है ना कि हर लाइट, केस में 1 होगा। जी जी अंडरस्टूड बात है, क्योंकि हम आइडियली बात करते हैं। अब हिडन चीजें तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन नॉर्मली फंडामेंटल यही है। जैसे आप एक बेसिक असूल याद हो कि मैटर नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय ऑलवेज रिमेन सेम। वो आपने वो लॉ पढ़ा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यस ऑलवेज सर। सेम रहता है। वो आइडियोलॉजी पर है, लेकिन होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं होता, वो रहता वही है। तो ये जब लाइट किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करती है, अब लाइट फॉल सपोज वो 100% थी, 100% थी, तो रिफ्लेक्ट हो गए 50% वापस आ गई, और 50% में से क्या कहाँ गई, सपोज 25% ट्रांसमिट होगी, 25% अब्सॉर्ब होगी। तो इसका सबका सम जो है वो 100% ही रहेगा। इस सेंस में आप इसको सपोज कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और प्लस अब्जॉर्प्शन भी इसमें शामिल होती है। क्योंकि किसी भी मटेरियल के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बाद अब्जॉर्प्शन भी तो होती है ना। अब्जॉर्प्शन कब होती है, या हमने भी डिस्कस किया कि जब लेटेस्ट वाइब्रेशन और कमिंग लाइट की वाइब्रेशन मैच करती है, तो फिर वो मटेरियल अब्जॉर्ब करता है लाइट को। ओके सर। एक्चुअली एक क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन और होल कैरी करते हैं। एक्चुअली अगर आप इसकी स्टोरीज को समझें कि हम जब कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स हैं, करंट मूवमेंट बहता है जो है फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता फ्लो होता है, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन हम जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की। अब होल है क्या चीज, जस्ट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी अपने बॉन्ड को छोड़कर, अपने जो बॉन्डिंग को छोड़कर आगे मूव करता है, उसके हमने खाली जगह को होल का नाम दे दिया। तो होल ऐसा कुछ नहीं है, बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मेन इसमें भी करंट अगर आप देखा जाए तो करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा होता है। लेकिन इसमें कैरियर्स यूं जनरेट होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब आगे मूव करता है तो पीछे एक वैकेंसी, एक बॉन्ड छोड़ देता है, स्पेस छोड़ देता है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके उस होल को फिल करता है, फिर आगे यूं तमाम स्टोरी चलती रहती है। तो होल कंट्रीब्यूट करते हैं। आप रियलिटी में तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, लेकिन हम सेमीकंडक्टर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से करंट फ्लो होता है। तो होल्स को तो उसने जस्ट जैसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो होता है, हालांकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता, नेगेटिव की वजह से ही करंट का फ्लो होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो को ही करंट कहते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि होल्स की वजह से ही करंट। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग इसको देख लेंगे। हाँ जी जी, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए हमने भी डिस्कस कर रहे थे कि जब लाइट ट्रांसमिट हो रही है, लाइट ट्रांसमिट हो रही है तो आपको मटेरियल जो है
ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आई जब लाइट ट्रांसमिट होने के बजाय अब्जॉर्ब होना शुरू हो गई। जिस फ्रीक्वेंसी पर, जिस वेवलेंथ पर लाइट अब्जॉर्बिंग की तरफ चली गई, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा, तो जिसमें वो अब्जॉर्बिंग की तरफ चली गई, तो हम उस फ्रीक्वेंसी का नाम प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी रखा है। तो जिस रीजन के अंदर अगर आपको वो मैं पॉइंट निकालूं तो आपको समझ आ जाएगी, जहाँ ये बात डिस्कस की थी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। यस, इसमें हमने बात की थी कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो है ये, अब इसमें आप थोड़ा सा इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस वेवलेंथ, इस रेंज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है ये प्लाज्मा नहीं है। जब जब वो अल्ट्रावायलेट रीजन में गई, इट मींस कि वो मटेरियल पहले 100% रिफ्लेक्शन कर रहा था, रिफ्लेक्शन करते करते वो अचानक वो किसमें चला गया, अब्जॉर्प्शन की तरफ चला गया या ट्रांसमिशन की तरफ चला गया। अब इस रीजन में जब वो गया तो जिस फ्रीक्वेंसी पर वो इस रीजन में गया, उस फ्रीक्वेंसी का नाम हमने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी रख दिया। आई थिंक ये क्लियर होगा, हो गया होगा। ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि अल्ट्रावायलेट रीजन में अब्जॉर्प्शन होगी या नहीं होगी। देखें तो ये तो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पर कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी है। जैसे अगर आप सफेद की बात करें तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन जब स्टार्टिंग में अगर आप बात करें कि ये स्टार्टिंग यहाँ 0.2, इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो लाइट अब्जॉर्ब हो रही है ना, ये अब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्शन होगी। इस तरह अगर इधर इंफ्रारेड के बाद इधर इस रीजन में भी लाइट शो अब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो ये रीजन और ये वाला रीजन जो है इंफ्रारेड रीजन, इसमें भी लाइट अब्जॉर्ब हो रही है। तो लाइट अब्जॉर्ब हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल का बिहेवियर कैसा है। सर कहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन और कहीं पे डिस्कस कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन, लेकिन कभी आप कह देते हैं सर रिफ्लेक्शन फिर कहाँ पे आएगी हमारे पास इसी ग्राफ में? मेटल्स रिफ्लेक्शन अगर आप देखें ना, मेटल्स में, मेटल्स जो होते हैं ना मेटल्स, वो उसमें रिफ्लेक्शन होती है। स्पेशली अगर मेटल का टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें ये देखें, इसमें मेटल्स में नॉर्मली मेटल सरफेस जो होती है ना उसमें रिफ्लेक्शन होती है मेटल्स के अंदर। और जो दूसरे मटेरियल जैसे हमने पढ़ा ग्लासेस, फ्यूज, सिलिका, इसमें ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन होगी, ज्यादातर रिफ्लेक्शन कम होती है, ट्रांसमिशन होती है या अब्जॉर्प्शन होती है। जबकि मेटल्स के अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन। तो आप इस ग्राफ में देखेंगे सिल्वर जो है इसमें रिफ्लेक्टिविटी शो कर रहा है कि आपकी 10 टू यहाँ तक अबाउट लार्ज वेवलेंथ पर अबाउट 1.8 यहाँ तक आपकी इंफ्रारेड रीजन में और विजिबल रीजन में अबाउट रिफ्लेक्शन है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रीजन में ये आगे फिर उसकी दूसरे रीजन में चला गया, तो इसकी हो सकता है इधर अब्जॉर्प्शन हो। ट्रांसमिशन मूवमेंट मेटल्स में नहीं होती, अब्जॉर्प्शन होती है, अगर लाइट उसमें क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। और नॉर्मली कुछ ना कुछ ट्रांसमिट भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली मेटल्स के अंदर या तो रिफ्लेक्शन होती है या अब्जॉर्प्शन होती है। जबकि आप ग्लासेस की जब बात करते हैं इसमें ट्रांसमिशन होती है और रिफ्लेक्शन बहुत कम होती है। ट्रांसमिशन होती है और उसमें भी अब्जॉर्प्शन का भी केस होता है। अब्जॉर्प्शन करने के लिए फ्यूज सिलिका प्योर में तो नहीं होती अब्जॉर्प्शन, इसमें ट्रांसमिशन ही होती है और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। लेकिन जब इसमें कोई प्योरिटी ऐड की जाती है तो फिर ये कोई कलर शो करता है, और कलर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन होती है, जो जिस वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब होगी और फिर उस लिहाज से उसका वो कलर हमें नजर आएगा। सर यहाँ पे हम 2-3 चीजें इकट्ठी डिस्कस करें कि वेवलेंथ पे रिफ्लेक्शन कब हो रही है, एब्जॉर्प्शन कब हो रही है, कलर कब शो कर रहा है, तो वो चीजें कंफ्यूज कर रही हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कलर को भी हम उसी में देखेंगे रीजन्स में। इसमें देखिए बेटा कलर मेनली डिपेंड तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है ना, और फ्रीक्वेंसी की बात करें या वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, दोनों आपस में रिलेट है। अगर आप v = f लैम्डा होता है तो आपस में रिलेट ही आपस में ये चीजें। तो अब आप पूछना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या किया बोला आपने?
तो यही कि वेवलेंथ पे ही हम उसको देखेंगे, एब्जॉर्प्शन को भी देख रहे हैं और रिफ्लेक्शन को भी और उसके कलर्स को भी कि कब मटेरियल कलर शो करेगा कब नहीं करेगा। बिल्कुल। जो स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं ना, स्पेक्ट्रोमीटर जो डिवाइसेस होती हैं जो इनसे हम जो कैलकुलेट करते हैं, ये वेवलेंथ डिपेंडेंट होती हैं। वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ के लिहाज से ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि कहाँ रिफ्लेक्शन हो रही है, कहाँ ट्रांसमिशन हो रही है, कहाँ अब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन वेवलेंथ अगर आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी भी जल्दी से निकाल सकते हैं। उसके वेवलेंथ के करस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? मैंने क्या फर्ज किया कि अगर ये 400 पर इसकी क्या हो रही है, अब्जॉर्प्शन हो रही है 400 नैनोमीटर पर, ठीक है, इसके करस्पॉन्ड क्या फ्रीक्वेंसी है वो आप, क्योंकि ये लैम्डा मिल गया तो आप इसकी इधर वेव स्पीड भी कैलकुलेट करेंगे, इसकी वेव की स्पीड क्या है, उसके बाद v इक्वल एफ लैम्डा लगा के इसकी आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें कि इस पोजीशन पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेस चीज वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ से आगे सब वेवलेंथ निकला है, वेव स्पीड पता चल जाए, स्पीड मूवमेंट, स्पीड ऑफ लाइट को भी कंसीडर किया जाता है, तो इस लिहाज से इसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आप जब आप आगे रिसर्च में जाएंगे तो जब ये ग्राफ लेंगे ना तो वो तमाम वेवलेंथ बेस होते हैं। फ्रीक्वेंसी एक्सेसिस पर आप जब अब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे या रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, ये तमाम ग्राफ जो है नॉर्मली एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ होती है और वाई एक्सिस पर रिस्पेक्टिव मटेरियल क्वांटिटी होती है, जैसे अब्जॉर्प्शन हो गया या रिफ्लेक्शन हो गया या ट्रांसमिशन होता है। व्हाट आर यू आर गोइंग टू स्टडी, कि आप उस मटेरियल का क्या देखना चाह रहे हैं, क्या आप मटेरियल के अब्जॉर्प्शन चेक करना चाह रहे हैं, ट्रांसमिशन चेक करना चाह रहे हैं या रिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं। जैसे कि आपने कोई अलॉय बनाया है, अब अलॉय आपने अपनी लैब में बनाया तो आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन क्या है। अगर मेटल अलॉय है, मेटल में रिफ्लेक्शन होती है या अब्जॉर्प्शन होगी, तो आप उसको मेटल की रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसके अब्जॉर्प्शन चेक करेंगे। ट्रांसमिशन तो उसमें नहीं होगी नॉर्मली, मेटल्स में तो ट्रांसमिशन नहीं होती नॉर्मली, होगी तो ना होने के बराबर, बहुत कम कोफिशिएंट होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मेटल्स का बहुत कम होता है। सर डोपिंग की वजह से ये आपने भी कहा था कि बैंड गैप बढ़ जाते हैं, ये तो बता दें काइंडली कि बैंड गैप क्यों बढ़ जाते हैं। देखिए बेटा, जब आप किसी मटेरियल के अंदर डोपिंग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चेंज होती है, ट्रांजिशन स्टेट्स चेंज होती हैं। जब ट्रांजिशन स्टेट्स चेंज होगी तो डेफिनेट बात है कि देखो जो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, तो वो भी ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करता है ना। जब वो किसी गैप के दरमियान फर्ज क्या एक आपके, मैं सपोज करता हूँ इसका सपोज करता हूँ कि ये आपका एक बैंड लेवल है, ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, सपोज ये आपका, ठीक है, वैलेंस बैंड है। अब इस बैंड के दरमियान कोई आप डॉप कर देते हैं कोई मटेरियल, और एक कोई सब डॉप करने का मतलब कोई ना कोई आपने इसके अंदर ट्रांजिशन लेवल इंसर्ट कर, कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया दो इसके दरमियान आके बैठ गया। अब क्या हो गया कि अब इसका बैंड गैप क्या हो गया, इस सेंस में रिड्यूस हो गया, या कोई आपने ऐसा किया कि इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट्स आ गई, एक मटेरियल के अंदर बैंड गैप थे, उसके अंदर डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स मजीद आपने इंसर्ट कर दी उसके अंदर, जिस वजह से उसका बैंड गैप रिड्यूस हो गया। ये तो रिड्यूस हो गया। बात ये भी केस हो सकता है कि उसकी ट्रांजिशन स्टेट्स, आपने कोई ऐसा मटेरियल ड्रॉप किया तो उसकी बैंड गैप इंक्रीज हो गया कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ये का लेवल जो है वो और कम हो गया, टाइटली बाउंड हो गया, या कोई स्पेस, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो बैंड गैप इंसुलेटर की तरफ चले जाता है ना, इंसुलेटर में बैंड गैप ज्यादा होता है नॉर्मली देखा जाता है। तो वो इसकी डॉपिंग के जरिए हम उसके बैंड गैप को कम या ज्यादा इजीली कर सकते हैं। और यही एक मैकेनिज्म, यही एक हुनर है जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को डेवलप किया है। और ये रिसर्च बहुत हॉट है कि मटेरियल के बैंड गैप को कैसे चेंज किया जाए। सेमीकंडक्टर में भी ये बहुत सारा हो रहा है कि हम सेमीकंडक्टर के बैंड गैप को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक में रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में रेवोल्यूशन आई इस रही है कि हम डिफरेंट मटेरियल की डॉपिंग के जरिए, डिफरेंट सिचुएशन के जरिए उसके बैंड गैप को ट्यून कर रहे हैं। ट्यून करने कम या ज्यादा कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटर पर। अब ये तो एक्सपेरिमेंट जिसने किया होगा कि ये मटेरियल डालेंगे तो ये बैंड गैप होगा, ये मटेरियल डालेंगे ये बैंड कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये तो डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंट है। इसकी कोई स्टोरीज ये नहीं होती कि कोई फंडामेंटल रूल है
कि ये यही डालेंगे यूं होगा, ये तो आपने मटेरियल डाला, उसके बाद बैंड गैप देखा, उसने पेपर पब्लिश कर दिया कि ये मैंने ये मटेरियल डाला है, उसके बाद ये इसकी बैंड गैप इतना बढ़ गया, ये इतना कम हो गया, ये मटेरियल ये चीजें आ गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये एब्जॉर्प्शन हो गई, ये रिफ्लेक्शन हो गई, ये ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट पर बेस करती है ये चीजें। सर एब्जॉर्प्शन एज और उसको फोनॉन मोड जो हैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एब्जॉर्प्शन ये फोनॉन मोड्स थे, फोनॉन ये पीछे कोई वर्ड है उसमें, और जो शुरू में स्लाइड है देखें ना जी, फोनॉन मोड्स तो बहुत इजी है। जैसे देखें लाइट आई, अब एटम्स होते हैं ना, एटम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सपोज, अब एटम्स एक नॉर्मली वाइब्रेशन मोड में होते हैं, अपने वाइब्रेशन मोड में होते हैं, जिसे फोनॉन मोड्स भी कहते हैं। अब कमिंग लाइट जब उस वो जो एटम्स ऑलरेडी कुछ वाइब्रेशन मोड में है, कमिंग लाइट और ये इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, कमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी और इस एटम जो वाइब्रेट कर रहा है किसी न किसी मोड में है, जैसे कि इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जब आप इसमें मैच करते हैं तो हम कहते हैं कि इसने अब्जॉर्प्शन कर ली, लाइट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। तो ये फोनॉन मोड्स होता है कि एटम्स जो है अपने पोजीशन में रह के कुछ ना कुछ वाइब्रेशन, उसकी फोनॉन वाइब्रेशंस होती हैं, उसमें एलिमेंट जो है उसमें लेटेस्ट वाइब्रेशन भी कहते हैं, तो उसमें क्रिस्टल लेटेस्ट वाइब्रेशन होती है इंटरनली, जिसकी वजह से ये चीजें, इसका ही नाम उसने फोनॉन वाइब्रेशन का नाम दिया हुआ है, इसको ही कहते हैं। इसमें मजीद आप अगर बुक को रीड करें तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया था, ये इसमें है कि नॉन अब्जॉर्प्शन और लेटेस्ट अब्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें वाइब्रेशनल अब्जॉर्प्शन होती है। तो जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो वाइब्रेशनल अब्जॉर्प्शन क्या होती है कि कमिंग लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी और इंटरनली मटेरियल के एटम्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच होती है तो लाइट अब्जॉर्ब होती है, और इसको ही फोनॉन अब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि उसमें मटेरियल जो एटम्स जो हैं वो वाइब्रेशन की वजह से उसकी फोनॉन फ्रीक्वेंसी और उसकी कमिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच करते हैं, फोनॉन अब्जॉर्प्शन होगी। और दूसरा पॉइंट क्या कहा था आपने, एच? जी सर, वो एब्जॉर्प्शन एज जो है वो उसने कहा कि 0.2 से लेस देन जाके वो उस बुक पे लिखा हुआ था। एब्जॉर्प्शन एज किस पॉइंट की बात करने का टॉपिक बता सकते हैं? मैं इसको सर इसी टॉपिक की ये जो आपने लिखा हुआ है ना, वो ये जो लैम्डा लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर, इस तरह वो बुक में ये तक नहीं लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन एज, उसका फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन एज। समझ आ गया, उसमें लिखा है ना कि ऑन द ऑनसेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड फंडामेंटल, इसे ठीक उसमें यह है कि ट्रांसमिशन ड्रॉप्स शॉर्टली इन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल रीजन फॉर लैम्डा 0.2 माइक्रो ड्यू टू अब्जॉर्प्शन बाय द बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बाउंड उसके अब्जॉर्प्शन की वजह से द ऑनसेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड, यानी कि इसका नाम दिया फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन एज कह दिया ना। देखिए जो इलेक्ट्रॉन बाउंड थे वो इलेक्ट्रॉन बाउंड तो होते हैं लेकिन अपने एक स्पेसिफिक में मूव कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो उसकी ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है, जब वो फ्रीक्वेंसी कमिंग लाइट फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो अब्जॉर्प्शन होती है, और इसका नाम उसने अब्जॉर्प्शन एज का कह दिया ना। इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अंदर बाउंड थे और वो ऑसिलेट कर रहे थे, वो अपने एक स्पेसिफिक वो मूवमेंट में थे, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी वेवलेंथ होती है, और कमिंग लाइट जब उसके साथ उस एज के साथ अटैच होती है तो फिर वो मैच होती है, तो फिर उसमें अब्जॉर्प्शन जनरेट हो जाती है। इसका ही नाम उसने अब्जॉर्प्शन एज का नाम दे दिया, फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन एज। बेस है ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बेस की वजह से इसको नाम दिया गया। बेस बुनियादी चीज वही है, फोनॉन अब्जॉर्प्शन ही है, लेकिन इसमें स्पेशली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर आप इसमें सैफर की बात करें, वो बात करें इस रीजन की, उनके मटेरियल की एक सरफेस है, एक तो इंटरनली है, सरफेस के ऊपर ही जो इलेक्ट्रॉन बाउंड है, इंसुलेटर है ना, सैफर जो है एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो बाउंड होते हैं। अब उसके एजेस के ऊपर
सरफेस के एजेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बाउंड हैं और जिनकी वेवलेंथ 0.2 माइक्रोमीटर, जिस लाइट की जिनकी वेवलेंथ इससे कम थी, वो उसके साथ इंटरेक्ट होकर उसमें अब्सॉर्ब हो गई। उस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो गई और सरफेस के ऊपर ही अब्सॉर्ब होने की वजह से स्टार्ट के अंदर आपको कुछ नहीं मिला। इट शोज टोटली अब्सॉर्ब, इधर अब्सॉर्प्शन हुई सारी। उसके बाद फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, यानी कि 0.2 के बाद इसकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई। तो ये यानी कि एज के ऊपर, मटेरियल के सरफेस के एज के ऊपर ही वो लाइट अब्सॉर्ब होगी। ये इसमें कहने का मकसद है। तो उसने फंडामेंटल एज का नाम दे दिया, बुनियादी एज, स्टार्टिंग में जो उसे फेस करना पड़ा, जो लाइट अब्सॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ने जो लाइट को अब्सॉर्ब की। जी, और कोई इंशाल्लाह विद टाइम मैं इसकी वीडियो भी कोशिश करूंगा कि बना कर भेजूं, और विद टाइम आपको बिफोर टाइम एक दिन पहले कोशिश करूंगा कि ड्रॉपिंग से मेन गैप चेंज होता है और मेन गैप के ऑब्जर्वेशन से क्या होगा। क्लासेस ये कब तक चलेंगी? अभी तो यही कहा गया था कि चलो एमएस के स्टूडेंट्स को टाइम सेमेस्टर सेव किया जाए, उनका 6 माह ज़ाया ना हो, तो उनको उनके लिए ये ऑफर दे दीजिए कि उनको बड़ी क्लासेस हैं तो वो इजीली वो पिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लेवल है कि आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको जस्ट एक गाइडलाइन चाहिए। आगे अल्हम्दुलिल्लाह आप में इतनी कैपेबिलिटी है, आप इतने माशाल्लाह लेवल में हैं, आप तो इसमें बहुत सारे टीचर्स भी हैं आप सब, तो इस लिहाज से ये कोशिश थी कि अथॉरिटी की कि आप को स्टूडेंट्स का टाइम बचाया जाए और आपका टाइम बचाकर आपको टाइमली डिग्री भी आपकी हो जाए। इसको करने के लिए ठीक है, लेक्चर हम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे आप एक है कि ये आप इसको मजीद रिव्यू कर लें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मजीद इसको डिस्कस कर लेंगे। पिछले को भी रिव्यू कर लेंगे, आगे भी हम इसको कुछ ना कुछ आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे जैसे आप तमाम स्टूडेंट्स चाहेंगे इंशाल्लाह, उसी तरह ही थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहेंगे, उसको डिस्कस करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा पढ़ लें लेकिन अच्छा पढ़ लें। आप भी कुछ कोशिश करेंगे खुद भी इसको रीड कर लें तो आसानी होगी। ठीक है जी, आप सब अपनी ख्याल करें, अल्लाह ताला आप सबको हिफाजत करे। मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह पाक आपको इन मुश्किल हालात में किसी तरह की बीमारी से महफूज रखे। आपके आपके घर वालों को, आपके वालिदैन को, अपने वालिदैन की खिदमत करें। रमज़ान आ रहा है, अल्लाह पाक की खूब इबादत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अच्छे अमाल करें। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, नेकी के काम करने और करवाने की तौफीक अता फरमाए। अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, बच्चों की तरबियत करें अच्छे अंदाज से। अगर और भी कुरान मजीद इंशाल्लाह करम फरमाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मजीद इसको हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट नहीं आए उन्हें आप भी गाइड करें, कोशिश करें कि ज्वाइन करें। तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे उसका
आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना होने से तो बेहतर है। आई थिंक सो कि चलो कुछ ना कुछ हम इंटरेक्शन में रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो कुछ ना होने से, कुछ ना करने से तो अच्छा ही है। तो हम कुछ ना कुछ, हमें मौका मिला कि हम मिल बैठ कर हम कुछ डिस्कस करें, कुछ बातें करें, और कुछ हम स्टडी के बारे में अपना डिस्कस करें, रिसर्च के बारे में। इसके अलावा भी आप रिसर्च के बारे में भी अपने आगे इंटर होना है तो वो भी आप प्लान करें कि रिसर्च कैसे है, किसमें है, क्या प्लान है आपका। उस वजह से भी आपको टाइम है आपके पास, तो इसमें कुछ ना कुछ आप अपनी सेल्फ स्टडी को भी कर रहे हो। जज़ाकल्लाह।